हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत लर्निंग के संदर्भ में बात करने वाले हैं। विस्तार पूर्वक करेंगे, ये जानेंगे कि अधिगम का क्या अर्थ होता है और अधिगम को यानी कि लर्निंग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ऐसे सभी कारकों को हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे कि जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और अगर हमारे YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इससे हमें एक उत्साह मिलता है, मोटिवेशन मिलता है इसी तरह से क्वालिटी युक्त कंटेंट को क्रिएट करने में। तो आप हमारा सपोर्ट जरूर करिएगा और अगर हमारे अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं जो बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जो बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट होगी वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। यहां पे आपको सभी विश्वविद्यालयों के सिलेबस के मद्देनजर रखते हुए हमने यहां पे कंप्लीट ये विश्लेषण आपको प्रोवाइड करवाया है। तो आप इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। और इतना ही नहीं, हम आपको बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। ये जो नोट्स है, ये नोट्स भी सभी विश्वविद्यालयों के सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए हमने ये नोट्स बनाए हैं। ये नोट्स आपको हमारी वेबसाइट के माध्यम से मिलेंगे। हमारी वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको ये बीएड पाठ्यक्रम के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। ये नोट्स कैसे मिलेंगे? जैसे ही आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का आपको होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये जो मेनू होता है, इस मेनू में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप इस बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने संपूर्ण बीएड पाठ्यक्रम के जो नोट्स है वो नोट्स ओपन हो जाएंगे। मजे की बात यह है, जो ये संपूर्ण जो बीएड के जो नोट्स है, ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में रहने वाले हैं। जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वेबसाइट है kalyaninstitute.in, ये वेबसाइट आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी रहने वाली है। तो एक बार जरूर इसको चेकआउट कीजिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। और हाँ, यदि चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और बिना किसी देरी के आज के इस टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है अधिगम यानी कि लर्निंग। लर्निंग होता क्या है? दरअसल जो लर्निंग है, किस तरह से एक ये व्यापक प्रक्रिया होती है जिसमें कि जो एक व्यक्ति है, एक जो मनुष्य है या विद्यार्थी है, वो कुछ ना कुछ जीवन पर्यंत सीखते रहता है। तो इस तरह से जो ये अधिगम है, जो ये लर्निंग है, ये वास्तव में एक व्यापक एवं सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। यानी कि जो सीखने का एक प्रक्रिया है ये निरंतर चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि जो लर्निंग है, लर्निंग किसी निश्चित समय में होती है, ऐसा नहीं है। व्यक्ति जो सीखने की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया जीवन पर्यंत उसके जीवन में चलती रहती है और कुछ न कुछ व्यक्ति कहीं ना कहीं से सीखते रहता है। तो इसलिए ये सतत एवं व्यापक प्रक्रिया होती है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसमें मनुष्य जन्म के उपरांत, जब उसका जन्म होता है, जन्म के उपरांत वो कुछ ना कुछ सीखते रहता है। जो सीखने की प्रक्रिया वो प्रारंभ हो जाती है जन्म के बाद, और ये जो सीखने की प्रक्रिया है ये जीवन भर चलती रहती है और व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखते रहता है। तो इसलिए जो ये लर्निंग है, लर्निंग वास्तव में एक सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है और जीवन पर्यंत जो सीखते रहता है व्यक्ति, इससे क्या होता है, उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट काफी उच्च हो जाता है। क्योंकि
व्यक्ति हर संभव कुछ ना कुछ जो सीखते रहता है। तो इसीलिए जैसे जैसे वो अपने जीवन के अगले पड़ाव में जाता है तो उसका जो बौद्धिक विकास है वो बौद्धिक विकास काफी उच्च होते रहता है। तो इस तरह से सीखना एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है और जिसमें कि जो व्यक्ति जन्म से ही उसका सीखना प्रारंभ हो जाता है और वो मृत्यु पर्यंत तक कुछ ना कुछ वो सीखते रहता है। तो इस तरह से ये एक सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है और एवं व्यापक प्रक्रिया है, संकुचित प्रक्रिया नहीं है। तो इस तरह से यह है अधिगम का अर्थ। अगर मैं संक्षेप में कहूं कि लर्निंग होता क्या है, अधिगम होता क्या है। अधिगम ये होता है जो व्यक्ति के जन्म के बाद मृत्यु तक व्यक्ति कुछ ना कुछ क्रियाओं से वो कुछ ना कुछ लर्निंग करता है, यानी कि जीवन पर्यंत व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है। वो चाहे कार्यों से हो, उसके अनुभवों से हो, वो चाहे किसी अन्य व्यक्ति से ग्रहण की गई जानकारियों के द्वारा हो। तो इस तरह से लर्निंग हर एक संदर्भ में कुछ ना कुछ जो हासिल किया जाता है, कुछ ना कुछ जो अनुभवों के द्वारा, कुछ ना कुछ किसी कार्यों के एक्टिविटी के माध्यम से जो व्यक्ति को वास्तव में जो अनुभूति होती है वह ही लर्निंग कहलाती है, अधिगम कहलाता है। तो ये इस तरह से लर्निंग का अर्थ है। अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि लर्निंग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं, जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। उन सभी कारकों को हम एक एक करके यहां पे समझेंगे, विस्तार पूर्वक समझेंगे और ये जानेंगे कि जो ये कारक है, ये कारक किस तरह से हमारी जो लर्निंग है, जो अधिगम है, उसको प्रभावित करते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। उन संदर्भ में हम इन कारकों को एक एक करके समझेंगे और विस्तार पूर्वक समझेंगे। यहां पे सबसे पहले विद्यार्थी संबंधी कारक। जब लर्निंग की जाती है तो जिसमें कि विद्यार्थी होते हैं, अध्यापक होते हैं, समाज होता है, तो किसी न किसी रूप में ये सभी कारक कहीं ना कहीं हमारी जो लर्निंग है उसको प्रभावित करते हैं। तो इसी तरह से जो विद्यार्थी संबंधित कुछ कारक होते हैं वो कारक भी कहीं ना कहीं हमारी लर्निंग को, हमारी अधिगम प्रक्रिया को कहीं ना कहीं वो प्रभावित करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम विद्यार्थी से संबंधित ऐसे सभी कारकों को जानेंगे जो वास्तव में अधिगम को, लर्निंग को प्रभावित करते हैं। जिसमें कि सबसे पहले सीखने की इच्छा। ये किस तरह से प्रभावित करते हैं हमारी लर्निंग को। जो सीखने की जो इच्छा होती है छात्र की, विद्यार्थी की, वो भी वास्तव में हमारी जो लर्निंग है उस लर्निंग को प्रभावित करते हैं। अगर किसी छात्र की, किसी व्यक्ति की, किसी विद्यार्थी की वास्तव में एक सीखने की इच्छा है, सीखने की जिज्ञासा है, ललक है, उसे सीखने की भूख है, तो वो कहीं ना कहीं वो जो सीखेगा किसी कार्य के संदर्भ में, किसी अन्य व्यक्तियों के प्रवचन के द्वारा, वो जो सीखने की उसकी जो क्षमता है, जो उसकी लर्निंग है, वो काफी अधिक होगी जब उसकी सीखने की इच्छा वास्तव में होगी। अगर उसकी सीखने की कोई इच्छा नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ एक खाना पूर्ति होगी, एक फॉर्मेलिटी होगी, तो वो व्यक्ति, वो छात्र, वो विद्यार्थी सीखने में असफल होगा। उसकी जो सीखने की जो गुणवत्ता होगी वो वास्तव में कम होगी। तो इस तरह से सीखने की जो इच्छा होती है वो वास्तव में हमारी लर्निंग को प्रभावित करता है। दूसरा है शैक्षिक योग्यता। ये शैक्षिक योग्यता किस तरह से, जो हमारी शैक्षिक योग्यता होती है वो भी वास्तव में लर्निंग को प्रभावित करते हैं। ये इस तरह से प्रभावित करती है जिस चीज को हम सीखना चाहते हैं और हमारी जो योग्यता है,
जो हमारा स्तर है वो उस सीखने के लायक नहीं है, तो भी कहीं ना कहीं हमारी जो लर्निंग है वो प्रभावित होती है। ऐसा ना हो कहीं छोटे बच्चों को हम ऐसी चीज लर्न करा रहे हैं, ऐसी चीज हम सिखा रहे हैं जो वास्तव में उसका जो स्टैंडर्ड है उस लायक उसकी शैक्षिक योग्यता नहीं है, तो भी कहीं ना कहीं हमारी जो लर्निंग है वो प्रभावित होती है, उसमें बाधा आती है। क्योंकि जो शैक्षिक योग्यता है, जो वास्तव में उसका जो बौद्धिक स्तर है या उसकी जो भी कक्षा उन्नति है, उसका जो स्तर है वो वास्तव में कहीं ना कहीं उस लर्निंग के स्टैंडर्ड से मैच होना चाहिए। तभी जाकर के एक विद्यार्थी है वो विद्यार्थी उस चीज को बेहतर तरीके से वो सीख पाएगा, नहीं तो हमारी जो लर्निंग है वो प्रभावित होगी। और तीसरा है आकांक्षा स्तर। ये किस तरह से? जो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, अगर हमारी महत्वाकांक्षाएं वास्तव में अनुकूल होगी तो इससे क्या होगा, हमारी जो सीखने की जो क्षमता है वो भी अधिक होगी। अगर हमारी महत्वाकांक्षाएं नहीं होगी तो कहीं ना कहीं जो अधिगम की जो प्रक्रिया है, जो हमारी लर्निंग है, लर्निंग प्रोसेस है, उसमें बाधा आएगी। वो जो लर्निंग है वो लर्निंग उस तरह से नहीं हो पाएगी। और अगला है बौद्धिक स्तर यानी कि बुद्धि। ये किस तरह से? जो हमारा बौद्धिक स्तर है वो बौद्धिक स्तर भी कहीं ना कहीं हमारी लर्निंग को प्रभावित करता है। वो किस तरह से? अगर किसी विद्यार्थी का बौद्धिक स्तर उच्च होगा, यानी कि हर एक चीज उसको बड़ी आसानी से जल्दी में उसको कैच हो जाती है, जल्दी से उसको समझ आ जाती है, तो वो विद्यार्थी अपेक्षाकृत अन्य विद्यार्थियों के तुलना में जो उसकी जो अधिगम की ग्रहण करने की जो क्षमता है, जो लर्निंग है, वो उसकी उम्दा होगी। क्योंकि उसकी जो बौद्धिक स्थिति है वो वास्तव में काफी अधिक है। अगर किसी व्यक्ति की, किसी छात्र की, किसी विद्यार्थी की जो बौद्धिक स्तर है वो निम्न होगा, उसको चीजें इतनी जल्दी समझ में नहीं आती है, तो उसको जो सीखने की जो क्षमता होगी वो वास्तव में निम्न स्तर की होगी। तो इस तरह से जो हमारा बौद्धिक स्तर होता है वो भी वास्तव में लर्निंग को प्रभावित करता है। और पांचवा है संवेदनात्मक स्थिति। ये किस तरह से? ये इस तरह से होता है जो हमारा इमोशनल जो कंडीशन होती है वो भी वास्तव में कहीं ना कहीं जो लर्निंग है, लर्निंग को प्रभावित करते हैं। यदि इमोशनल कंडीशन हमारी सीखने के अनुकूल होगी और हर एक चीज जो सीखने का जो प्रोसेस होता है उसके अनुकूल होगा, तो हमारा जो सीखने की जो क्षमता है उसकी गुणवत्ता, उसकी सीखने की जो प्रक्रिया में कहीं ना कहीं वो सकारात्मक योगदान निभाएगा। यदि हमारा इमोशनल जो कंडीशन है वो प्रतिकूल होगा तो कहीं ना कहीं जो अधिगम है, अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से संवेगात्मक जो स्थिति है, जो हमारी इमोशनल जो कंडीशन है, वो भी कहीं ना कहीं हमारी लर्निंग को प्रभावित करता है। अगला कारक है अध्यापक संबंधित। अध्यापक से संबंधित कुछ ऐसे कारक होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी लर्निंग को, हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। क्योंकि अध्यापक का भी वास्तव में अधिगम में उतना ही रोल होता है जितना विद्यार्थी का होता है। क्योंकि एक मेंटोर के रूप में, एक किसी दिशा निर्देश के संदर्भ में एक अध्यापक का जो योगदान है वो वास्तव में अधिगम में काफी अधिक होता है। तो इस तरह से अध्यापक से संबंधित कुछ ऐसे कारक होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी लर्निंग को प्रभावित करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले है विषय का ज्ञान। विषय का ज्ञान किस संदर्भ में हम देख सकते हैं? यदि किसी अध्यापक को उस विषय से संबंधित उच्च युक्त, गुणवत्ता युक्त अगर ज्ञान नहीं होगा तो वो जो लर्निंग है, लर्निंग के प्रोसेस में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होगी। क्योंकि जब एक अध्यापक को
उस विषय का ज्ञान नहीं होगा तो उच्च गुणवत्ता युक्त जो शिक्षा है वो प्रदान नहीं करवाई जाएगी, और साथ ही साथ जो लर्निंग है वो लर्निंग में बाधा होगी, उस अधिगम की प्रक्रिया में वो बाधा उत्पन्न करेगा। अगर किसी अध्यापक को उस विषय का ज्ञान उच्च गुणवत्ता युक्त उसको ज्ञान होगा तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो लर्निंग है वो लर्निंग काफी बेहतर तरीके से संपन्न होगी और उसमें किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी। और दूसरा है अध्यापक का व्यवहार। अध्यापक का व्यवहार भी कहीं ना कहीं जो लर्निंग है, लर्निंग के जो प्रोसेस में है उसमें वो महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि जो अध्यापक का जो व्यवहार होता है, जो आचार उसके विचार होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष तौर पर विद्यार्थी पर उसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थी कहीं ना कहीं अध्यापक के व्यवहार का अनुकरण करते हैं, अध्यापक जैसा अपने आप को दिखाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए जो अध्यापक का जो व्यवहार होता है वो भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष तौर पर हमारी लर्निंग को प्रभावित करता है। यदि अध्यापक का व्यवहार एक समुचित तरीके से होगा, एक बेहतर तरीके वाला होगा, जिससे कि वास्तव में जो छात्रों पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो हमारी जो लर्निंग है वो लर्निंग बेहतर तरीके से होगी। अगर अध्यापक का जो व्यवहार है वो व्यवहार अच्छा नहीं होगा, जिससे कि विद्यार्थी पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो हमारी लर्निंग प्रभावित होगी, लर्निंग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और तीसरा है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि भी हमारी लर्निंग को प्रभावित करती है। अगर शिक्षण की विधि एक बेहतर होगी और जिससे कि जिस पाठ को, जिस विषय को हम पढ़ा रहे हैं उसके अनुकूल हमारी शिक्षण की विधि होगी, तो वास्तव में जो लर्निंग होगी वो लर्निंग बेहतर तरीके से होगी। यदि सिर्फ और सिर्फ शिक्षण विधि खाना पूर्ति के लिए होगी तो कहीं ना कहीं जो अधिगम है, जो लर्निंग है, लर्निंग में बाधा उत्पन्न होगी। तो इसलिए जो शिक्षण की विधि है वो शिक्षण की विधि भी कहीं ना कहीं हमारी लर्निंग को प्रभावित करती है। और चौथा है अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन स्तर। ये किस तरह से? जो अध्यापक का जो मानसिक स्वास्थ्य है और उसका जो समायोजन स्तर है वो भी लर्निंग को प्रभावित करता है। यदि अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो चिड़चिड़ेपन के कारण वो किस तरह से अनैतिक व्यवहार करना शुरू कर देगा छात्रों के साथ, जिससे कि छात्रों पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और उसका जो समायोजन स्तर है उस समायोजन स्तर भी अच्छा नहीं होगा, जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो हमारी लर्निंग है लर्निंग को प्रभावित करता है, लर्निंग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और बच्चे जो सीखने की जो क्षमता है वो सीखने की क्षमता में कहीं ना कहीं गिरावट आएगी। किसकी वजह से? जो अध्यापक का जो मानसिक स्वास्थ्य है ठीक ना होने के कारण से। तो इस तरह से अध्यापक का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी हमारी लर्निंग को प्रभावित करता है। और पांचवा है सिखाने की इच्छा। ये सिखाने की इच्छा किस संदर्भ में? यदि एक अध्यापक की सिखाने की इच्छा होती है तो हमारी लर्निंग बेहद तरीके से होती है। यदि सिखाने की इच्छा नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर वो अध्यापक एक टीचिंग कार्य करवाता है, वो बच्चों को सिखाता है, तो हमारी जो लर्निंग है लर्निंग निम्न स्तर पे होती है। लर्निंग उस तरह से नहीं हो पाती है बेहतर तरीके से, जिस तरह से एक सिखाने की इच्छा के नजरिए से, सिखाने की इच्छा से किस तरह से जो अध्यापक बेहतर तरीके से 100% उसकी भागीदारी, उसकी जो इच्छा है उस तरह से अगर एक सिखाएगा एक अध्यापक, तो वास्तव में उससे जो अधिगम है अधिगम बेहतर तरीके से होगा। क्योंकि अगर एक अध्यापक एक सिखाने की इच्छा से अगर वो बच्चों को टीचिंग करवाता है, इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं
छात्रों एवं अध्यापकों का 100% वहां पे इंटरेक्शन होगा, जिससे कि कुछ ना कुछ विद्यार्थी लर्न करेंगे और जिससे कि वो जो लर्निंग प्रोसेस है वो बेहतर तरीके से संपन्न होगा। तो इस तरह से जो शिक्षक की जो सिखाने की जो इच्छा होती है वो भी हमारी लर्निंग को प्रभावित करते हैं। अगला कारक है विषय वस्तु से संबंधित कारक। ये किस तरह से होते हैं? कुछ विषय वस्तु से संबंधित कुछ ऐसे कारक होते हैं जो हमारी लर्निंग को, जो हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं, जिसमें कि विषय वस्तु की संदर्भ में हम अनेक संबंधित उससे के ऐसे कारक देखते हैं जो कहीं ना कहीं एक विद्यार्थी संबंधित कारक, अध्यापक संबंधित कारक, उन सब के साथ साथ ये विषय वस्तु से संबंधित कारक भी हमारी लर्निंग को प्रभावित करते हैं। जिसमें कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि विषय वस्तु की प्रकृति। ये प्रकृति के संदर्भ में किस तरह से होता है? जिस विषय वस्तु को एक अध्यापक पढ़ाता है उस विषय वस्तु की कैसी प्रकृति है। यदि उसकी जटिल प्रकृति होगी तो वो कहीं ना कहीं हमारी लर्निंग को प्रभावित करेगा, हमारी अधिगम को वो प्रभावित करेगा। क्योंकि अगर जटिल होगी विषय वस्तु तो उससे क्या होगा, छात्रों का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट समाप्त हो जाएगा, छात्रों में बोरियत आने लगेगी। और अगर विषय वस्तु की प्रकृति सरल होगी, रोचक होगी और उसमें जटिलता नहीं होगी, इससे क्या होगा, छात्रों में रोचकता होगी, छात्रों में एक जिज्ञासा होगी और जिससे हमारी जो लर्निंग है वो लर्निंग बेहतर तरीके से हो पाएगी। तो इस तरह से विषय वस्तु की प्रकृति भी वास्तव में हमारी लर्निंग को प्रभावित करती है। जीवन से संबंधित उदाहरण, ये किस तरह से, जो हमारी विषय वस्तु है, अगर विषय वस्तु इस तरह से होगी जो हमारे व्यवहारिक जीवन से संबंधित होगी तो कहीं ना कहीं छात्रों को उसको सीखने में एक आनंद आएगा और वो व्यवहारिकता के साथ उसका इंप्लीमेंट करेंगे। जब इंप्लीमेंट किसी चीज का किया जाता है तो कहीं ना कहीं 100% उसकी जो सीखने की जो जिज्ञासा है छात्र की वो भी होती है और वो अधिक से अधिक चीजों को ग्रहण करता है। तो इस तरह से अगर जीवन से संबंधित विषय वस्तु होगी तो वास्तव में जो हमारी अधिगम है, जो हमारा लर्निंग है, वो लर्निंग बेहतर तरीके से होगा और छात्र उससे कुछ ना कुछ ग्रहण करेंगे और बेहतर तरीके से करेंगे। और तीसरा है पूर्व अधिगम। पूर्व अधिगम यानी कि जो विषय वस्तु है वो विषय वस्तु अगर हमारे पूर्व अधिगम, पूर्व लर्निंग से संबंधित है तो उसके बारे में विद्यार्थी को कुछ ना कुछ नॉलेज है और वो रिलेट कर पाएंगे उस नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से। तो इस तरह से जो विद्यार्थी ने पूर्व में उसने जो लर्निंग की है उस लर्निंग से संबंधित अगर वो विषय वस्तु होगी तो कहीं ना कहीं छात्रों को सीखने में, छात्रों को लर्न करने में वो सहूलियत होगी, वो आसानी होगी। तो इस तरह से पूर्व अधिगम, पूर्व जो लर्निंग होती है उससे संबंधित अगर वो विषय वस्तु होगी तो कहीं ना कहीं हमारी अधिगम पर, हमारे लर्निंग पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और बेहतर तरीके से लर्निंग हो पाती है। और अगला है विभिन्न विषयों में कठिनाई स्तर। ये किस तरह से, ये इस संदर्भ में देखा जाता है जो हमारी विषय वस्तु है, विषय वस्तु किस तरह से विभिन्न विषयों में कठिनाई स्तर देखा जाता है, किस तरह से अलग अलग विषयों में किस तरह से वो अलग अलग जो बाधक स्थितियां उत्पन्न होती है उस संदर्भ में देखा जाता है। अगर हमारी विभिन्न विषयों में एक तरह से उसका जो समायोजन स्तर है उस समायोजन स्तर बेहतर नहीं होगा तो उससे कहीं ना कहीं हमारी जो लर्निंग है वो लर्निंग प्रभावित होगी। अगर विभिन्न विषयों का समायोजन बेहतर तरीके से होगा और उसका समायोजन इस सरलता के साथ होगा जिससे कि विद्यार्थी एक विषय को दूसरे विषय से बड़ी आसानी से अगर वो रिलेट करेंगे, बड़ी आसानी से उसके साथ वो संबंध स्थापित करेंगे तो इससे क्या होगा, नॉलेज शेयर होगी एक विषय से दूसरे विषय में। तो जिससे क्या होगा,
हमारी जो लर्निंग है वो लर्निंग बेहतर तरीके से हो पाएगी। तो इस तरह से विभिन्न विषयों में जो कठिनाई का जो स्तर है वो भी वास्तव में हमारी अधिगम, हमारी लर्निंग को प्रभावित करता है। और अगला है वातावरण से संबंधित कारण। ये कैसे कारण होते हैं? कुछ ऐसे कारक होते हैं जो समाज, जो वातावरण से संबंधित होते हैं, जो हमारे लर्निंग को बराबर प्रभावित करते हैं। उन कारकों में सबसे पहले है भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण यानी कि ये किस संदर्भ में होता है, किस तरह से लर्निंग को प्रभावित करता है? जो हमारा भौतिक वातावरण है वो वास्तव में हमारी लर्निंग को इस तरह से प्रभावित करता है, यदि हमारा वातावरण हमारे लर्निंग के अनुकूल होगा तो कहीं ना कहीं लर्निंग बेहतर तरीके से होगी। अगर लर्निंग के प्रतिकूल होगा तो हमारी लर्निंग में बाधा उत्पन्न होगी। यदि हमारे आसपास का जो वातावरण है वो स्वच्छ होगा, वो शांत होगा, वो सीखने के लिए अनुकूल होगा, वो छात्रों के इस तरह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अनुकूल होगा, तो कहीं ना कहीं हमारी जो अधिगम है, हमारी जो लर्निंग है वो बेहतर तरीके से होगी। तो इस तरह से जो भौतिक वातावरण है वो वास्तव में हमारी लर्निंग को, हमारे अधिगम को प्रभावित करता है। दूसरा है पारिवारिक वातावरण। ये किस तरह से? जो सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें वास्तव में परिवार का महत्वपूर्ण रोल होता है। परिवार का वास्तव में बराबर का उतना ही रोल होता है जितना कि हमारी विषय वस्तु, अध्यापक और अन्य जो भी वातावरण से संबंधित जो कारण होते हैं उन कारकों के बराबर वास्तव में परिवार का सीखने की प्रक्रिया में योगदान होता है। यदि परिवार का जो अनुकूल वातावरण है, जो बच्चे के, जो विद्यार्थियों के, उनके सीखने के अनुकूल हो, तो उससे क्या होगा, जो बच्चे की जो लर्निंग है वो लर्निंग बेहतर तरीके से होगी, उसकी जो सीखने की जो क्षमता है वो बेहतर होगी। यदि परिवार का प्रतिकूल होगा, उस परिवार में अशांति होगी, परिवार के जो आचार विचार है वो इस तरह से उसके सपोर्ट नहीं करेंगे लर्निंग में, तो कहीं ना कहीं उसकी जो लर्निंग है, लर्निंग में बाधा उत्पन्न होगी। यदि हमारे परिवार का वो जो वातावरण है वो वातावरण विद्यार्थी के अनुकूल होगा, तो इससे हमारी जो लर्निंग है, जो हमारी अधिगम है वो काफी बेहतर तरीके से होगा। और तीसरा है सामाजिक एवं संवेगात्मक वातावरण। ये किस तरह से होता है? जो सामाजिक एवं संवेगात्मक वातावरण है वो भी कहीं ना कहीं हमारे जो लर्निंग है उस लर्निंग को प्रभावित करता है। ये इस तरह से करता है, जो हमारे समाज है, समाज की अनेक जो स्थितियां होती है, जब वो बच्चे के सीखने के लिए अनुकूल होती है और समाज के जो भी इमोशनल जो भी कंडीशंस होती है, किस तरह से जो उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, तो वो सब यदि उसके लर्निंग के अनुकूल होगी, इससे क्या होगा, उसकी जो लर्निंग है वो बेहतर तरीके से होगी। तो इस तरह से सामाजिक एवं संवेगात्मक जो वातावरण है वो भी कहीं ना कहीं बच्चे की जो लर्निंग है उसको प्रभावित करती है। और चौथा है उचित सामग्री एवं सुविधाएं। ये किस तरह से? यदि बच्चे के लिए उचित सामग्री एवं सुविधाएं होगी सीखने के लिए, तो इससे क्या होगा, उसकी जो लर्निंग है वो लर्निंग उच्च गुणवत्ता युक्त होगी और बेहतर तरीके से होगी। वो हर एक चीज को बड़ी आसानी से, बड़ी बेहतरी के साथ वो सीखेगा। यदि उचित सामग्री नहीं होगी, उसके लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं होगी, तो इससे जो लर्निंग है वो लर्निंग नहीं हो पाएगी, लर्निंग में बाधा उत्पन्न होगी और लर्निंग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से उचित सामग्री एवं जो सुविधाएं हैं वो भी हमारी अधिगम को, हमारी लर्निंग को प्रभावित करते हैं। अगला है अनुदेशन से संबंधित कारक। ये अनुदेशन से संबंधित कारक यानी कि जो हमारी लर्निंग प्रक्रिया में किस तरह से अनेक जो ऐसे कारक होते हैं जो वास्तव में हमारी लर्निंग को बेहतर तरीके से संपन्न करवाते हैं, वो कारक भी कहीं ना कहीं हमारे लर्निंग को प्रभावित करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले है अधिगम विधि। अधिगम विधि यानी कि जब एक अध्यापक
या कोई व्यक्ति किसी विषय को वो पढ़ा रहा है, उसमें अधिगम की कौन सी विधि है, लर्निंग की कौन सी विधि है, या कोई व्यक्ति किसी समाज से, किसी वातावरण से वो सीख रहा है, उसमें जो अधिगम की जो विधि होगी वो भी कहीं ना कहीं लर्निंग को प्रभावित करेगी। यदि लर्निंग की विधि बेहतर होगी, अनुकूल होगी, तो हमारी लर्निंग सफल होगी, बेहतर तरीके से होगी। अगर प्रतिकूल होगी तो इससे क्या होगा, लर्निंग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और दूसरा है अभ्यास, यानी कि प्रैक्टिस। ये किस तरह से, किसी चीज को सीखने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। यदि अभ्यास निरंतर किया जाता है तो इससे क्या होता है, बिना किसी बाधा, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अन्य अवरोध के चलते वो जो सीखना है, वो जो लर्निंग है, जो अधिगम है, वो हासिल किया जाता है। क्योंकि अभ्यास से ही चीजों को बेहतर तरीके से, उच्च गुणवत्ता युक्त उसको ग्रहण किया जा सकता है। तो इस तरह से जो अभ्यास है, यदि निरंतर अभ्यास किया जाएगा तो हमारी लर्निंग बेहतर होगी। यदि निरंतर अभ्यास नहीं होगा तो लर्निंग बेहतर नहीं होगी। तो इस तरह से अभ्यास हमारी लर्निंग को, हमारी अधिगम को प्रभावित करता है। और तीसरा है परिणाम का ज्ञान। ये किस तरह से, यदि हमारी सीखने की प्रक्रिया में कितना हमने सीखा है, कितना सीखना बाकी है, और हमारा क्या स्तर है सीखने के लिए, यदि निरंतर परिणाम, हमें परिणाम से अवगत किया जाए, या जो हमारा परिणाम होता है, परिणाम का हमें ज्ञान हो, तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर कहीं ना कहीं जो उत्सुकता है, जो और ज्यादा सीखने की जो क्षमता है, वो जागृत होगी। तो इस तरह से जो परिणाम है, परिणाम का हमें निरंतर जो ज्ञान है, यानी कि इसे हम फीडबैक कह सकते हैं, जो सीखने की प्रक्रिया में जो फीडबैक हमें निरंतर प्रदान होगा, तो इससे जो हमारी लर्निंग है वो लर्निंग बेहतर होगी। यदि हमें अपने जो स्थिति है, वास्तविक स्थिति है सीखने की, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, उसका कोई ज्ञान नहीं होगा, तो इससे क्या होगा, हमें अपने बारे में, अपने इंप्रूवमेंट के बारे में कोई ज्ञान ना होने के चलते इससे क्या होगा, हमारी जो लर्निंग है वो लर्निंग बेहतर नहीं हो पाएगी। लर्निंग तभी ही बेहतर होती है जब हमें निरंतर फीडबैक मिलते हैं, निरंतर अपनी कमियों, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में जब जानकारी मिलती है निरंतर, तो इससे क्या होता है, हम और ज्यादा अपने अंदर के जो इंप्लीमेंट है, अपने अंदर जो भी जो इंक्रीमेंट है उसको करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि बेहतर से बेहतर तरीके से हम चीजों को सीख सके। तो इस तरह से जो परिणाम का जो ज्ञान है वो भी कहीं ना कहीं लर्निंग को प्रभावित करता है। चौथा है नवीन ज्ञान का पूर्व ज्ञान से संबंधित करना। ये किस तरह से, जिस नवीन ज्ञान को हम सीख रहे हैं, नवीन ज्ञान को हम ग्रहण कर रहे हैं, और पूर्व में जो हमें ज्ञान है उसके साथ उसका रिलेट करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमें अन्य संदर्भों में, अन्य कारकों के चलते जो वो अपना महत्व रखता है लर्निंग में, उतना ही ये भी रखता है। क्योंकि अगर हम नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ रिलेट करेंगे तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो लर्निंग है, लर्निंग बेहतर तरीके से होगी। ये क्लियर हो गया। अगर पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान का रिलेट ना करने से क्या होगा, इससे ये होगा हमारी जो लर्निंग है वो लर्निंग बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ रिलेट करना जरूरी होता है, जिससे कि हमारे अंदर जो सीखने की जो क्षमता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह से नवीन ज्ञान का पूर्व ज्ञान से संबंधित करना वास्तव में लर्निंग को प्रभावित करता है। तो इस तरह से ये सब ऐसे कारक है जो हमारी लर्निंग को, जो हमारी अधिगम को प्रभावित करते हैं। इन सभी कारकों को हमने एक एक करके समझा है और ये जाना है कि किस तरह से जो ये कारक है, ये कारक हमारी अधिगम को, हमारी लर्निंग को प्रभावित करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफी उपयोगी रही होगी
और अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हम इसी तरह से उच्च गुणवत्ता युक्त जो कंटेंट हम क्रिएट कर पाएंगे। ये तब संभव होगा जब आप हमें सपोर्ट करेंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।